हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। बेटा हम लोगों ने लास्ट नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट कर ली थी, है ना। नाइट्रोजन फैमिली की मैंने आपको जनरल प्रॉपर्टी, तो अब उसी प्रॉपर्टीज में अपन आगे चलते हैं बेटा। नाइट्रोजन फैमिली में अपन आगे चलते हैं। तो जो भी नंबर है प्रॉपर्टीज में, उसमें नेक्स्ट लिखो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN। एक बात बताओ बच्चों, डाउन द ग्रुप जाने पर EN क्या होती है, पता है क्या आपको? डाउन द ग्रुप जाने पर EN क्या होती है बच्चों, बताओ। डिक्रीज होती है ना। तो देखिए डाउन द ग्रुप EN डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप EN डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप EN डिक्रीजेस। ठीक है, डाउन द ग्रुप EN डिक्रीजेस। ठीक। अब देखिए बच्चों, नाइट्रोजन जो, नाइट्रोजन की EN कितनी होती है आपको पता होगा? 3 होती है ना। एक तो ये याद करना चाहिए मेरे हिसाब से, EN ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 3। ठीक है। ठीक। और एक ये ध्यान रखना चाहिए कि EN ऑफ फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन, EN ऑफ फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन इक्वल होती है। EN ऑफ फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन इज इक्वल। ठीक है। EN ऑफ फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन इक्वल होती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट में बच्चों बताओ, डाउन द ग्रुप जाने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, बताओ। इंक्रीज करेंगे ना, डाउन द ग्रुप जाने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। तो लिखिए डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज करते हैं? देखो नाइट्रोजन गैसेस फेज में जैसे आप नीचे जाते हो सॉलिड फेज आ जाती है ना। अब देखो बच्चों सुनो, देखिए नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, इन दोनों के पॉइंट में ये रिलेशन है। ठीक है ना। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें ये रिलेशनशिप है। देखो ऐसा क्यों? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 228 ग्राम पर मोल। फास्फोरस का कितना आता है? 31 into 4, that is 124 ग्राम पर मोल। ठीक है ना। एक मिनट बच्चों।
हाँ भैया देखिए सुनी, तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस में फास्फोरस का बहुत ज्यादा आएगा बच्चों, बताओ क्यों? क्योंकि देखो नाइट्रोजन वेट क्या है 28 है, फास्फोरस का आ रहा है 124। अच्छा आपको पता है क्या बच्चों, वांडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट की क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। वांडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। अच्छा ये भी आपको पता ही होगा कि देखो वांडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स के कारण नाइट्रोजन गैस इस फेज में, और P4 कौन सी फेज में मिलता है आपको, सॉलिड फेज में मिलता है ना, मिलता है बच्चों। ये बात समझ में आएगी? हो गया बेटा, ये समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए लिखिए, नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, nitrogen has positive electron gain enthalpy because of its stable configuration, because of its stable configuration। सही बात है क्या, ये बात सही है क्या बच्चों? देखो ये नाइट्रोजन है बच्चों, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है 2s2 2p3। इसमें अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है ना, तो मुझे बच्चों यहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, यहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी बताओ, एनर्जी क्यों देनी पड़ेगी बताओ? क्योंकि देखो ये हाफ फील्ड है, एनर्जी देनी पड़ेगी, क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि ये हाफ फील्ड है, ठीक है ना, स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आएगा? तो हमने क्या लिखा, नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 है, बोलो बेटा, ठीक है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं बच्चों, हेडिंग डालो नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग डालो, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हेडिंग डाल ली, ऑक्सीडेशन स्टेट। बताओ बच्चों अपन अभी कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं, अपन अभी ग्रुप पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली। इनके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 5 होते हैं ना। तो बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं इनकी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो तो होगी +5, है ना, और जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी बताओ, -3। ये होगी क्या, बताओ बच्चों, होगी क्या? समझ में आई बात, समझ में आई? तो अब देखिए बच्चों, अगर मैं ये बोलूं इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होती है, देखो -3 +3 +5, ये कॉमन है, बाकी -3 से +5 तक सारी मिलती है, लेकिन कॉमन का मतलब ये ज्यादा मिलती है ना। बाकी -3 -2 -1 सारी मिलेगी आपको, +1 +2 +3, लेकिन जो मोस्ट ऑफ है वो कौन सी मिलेगी आपको, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो सुनो,
आप एक बताओ, अपन जैसे जैसे इस ग्रुप में नीचे जा रही थी, अपन जैसे जैसे इस ग्रुप में नीचे जा रहे थे नीचे, तो नीचे वाले मेटल है यार, ध्यान दीजिए, ये मेटल होते हैं। तो क्या मेटल कभी भी माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की इच्छा रखते हैं क्या? मेटल तो इस दुनिया में फेमस होते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए ना। तो जो जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की जो टेंडेंसी होती है ना, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की जो टेंडेंसी, वो क्या होती जाती है? वो डिक्रीज होती जाती है, ठीक है ना। तो लिखिए बच्चों, लिखिए डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप tendency to represent, down the group tendency to represent negative oxidation state, negative oxidation state decreases due to increasing metallic character। बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? it means antimony and bismuth, Sb and Bi, this means antimony and bismuth never represent negative oxidation state, never represent negative oxidation state, ठीक है, never represent negative oxidation state। बच्चों बात समझ में आई आप लोगों को? बोलो। क्या देखो, ये मेटल है, मेटल की इच्छा इलेक्ट्रॉन लेने की नहीं होती है ना। अब देखो बच्चों सुनो, अब इनका बच्चों जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये आया था क्या? NH2NP3 आया था, आया था। अब जैसे जैसे अपन डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे जैसे अपन डाउन द ग्रुप जाते हैं, वैसे वैसे क्या हो जाता है, वैसे वैसे क्या हो जाता है बच्चों, बताओ। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, इनका बॉन्ड में पार्टिसिपेशन बंद हो जाता है। इन दो का बॉन्ड में पार्टिसिपेशन क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, ठीक है। अब जब इन दो का बॉन्ड में पार्टिसिपेशन बंद हो जाएगा, इसको अपन बोलते हैं, देखो दो इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना। और इस इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण अपन क्या बोलेंगे कि जो +5 है ना, उससे 2 कम की बात करेंगे। देखो हाईएस्ट +5 थी ना, तो +5 की एसिडिटी कम होगी एंड +3 की राइज होगी। समझ में आ गया? इनर्ट का मतलब पार्टिसिपेट ना करे, पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन। तो देखो बच्चों, 3 and 2 5 है, 2 ये पार्टिसिपेट ना करेंगे, ये सिर्फ 3 पार्टिसिपेट करेंगे। तो जब 3 पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर क्या होगा? +3 आएगी ना, आएगी ना बच्चों? बोलो। तो देखो बच्चों, देखिए डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, डाउन द ग्रुप stability of +5 oxidation state decreases and stability of +3 oxidation state, +3 oxidation state increases
due to inert pair effect, due to inert pair effect, due to inert pair effect, due to inert pair effect. ठीक है, तो अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास n+5 p+5 as+5 sb+5 pi+5, एक तो ये लिखा n+3 p+3 as+3 sb+3 pi+3, आप बताइए बच्चों +5 किसकी स्टेबल होगी, +5 किसकी स्टेबल होगी? देखो बच्चों +5 की तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है ना, +5 की तो डिक्रीज हो रही है ना, एंड +3 की इंक्रीज हो रही है ना। ये ऑर्डर आता है बच्चों एग्जाम में, ध्यान रख लेना, ये ऑर्डर आता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? हमने ये बोला कि +5 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, जैसे जैसे नीचे जाते हो बच्चों, एटॉमिक नंबर आपका राइज होता जाता है। एटॉमिक नंबर राइज होने के कारण क्या होता है कि न्यूक्लियस का इस s इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करने ही नहीं देगा, रोक के बैठ जाएगा, उसको पकड़ के बैठ जाएगा। समझ में आ गया? तो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। चलिए अब जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है, लिखिए इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, in +5 oxidation state, in +5 oxidation state for bismuth, for bismuth, for bismuth only one compound, only one compound BiF5, BiF5 is known, Bi5 is known। +5 में बिस्मथ का सिर्फ ये एक ही कंपाउंड नोन है बच्चों, +5 में बिस्मथ का सिर्फ ये एक ही कंपाउंड नोन है बच्चों, BiF5, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना। अच्छा एक और होता है बच्चों, हम लोगों ने कभी ये पढ़ा था कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हम किसके साथ दिखाते हैं, बताओ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हम किन के साथ दिखाते हैं, याद है क्या? या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या दोनों के साथ। तो देख लो साथ में कौन है, दिख रहा है आपको? फ्लोरीन दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है ना, दिख रहा है बच्चों, ठीक है। अच्छा अब एक बात है बच्चों, आपने अभी ये बोला कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहां से कहां तक है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक है? देखो बच्चों -3 से +5 है। अब देखो बच्चों मान लो कोई इस तरह से +1 +3, एक बात है बच्चों, ये +1 और +3 जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया, ये इनके बीच वाली है ना, ये बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या टेंडेंसी होगी? क्या वो दोनों साइड जा सकती है? क्या वो इधर भी जा सकती है और क्या वो इधर भी जा सकती है? जा सकती है ना। यानी ये कौन सी रिएक्शन दिखाना पसंद करेंगे? डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, दिखाएंगे ना। डिसप्रपोर्शन मतलब ऑक्सीडाइज भी होंगे एज वेल एज रिड्यूस भी होंगे, गॉट इट। तो लिखिए बच्चों, देखिए इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ phosphorus and nitrogen, of phosphorus and nitrogen have tendency, have tendency
to disproportionate, tendency to disproportionate, tendency to disproportionate, ठीक है ना, tendency to disproportionate. आगे लिखो, down the group, down the group, down the group, tendency to disproportionate, down the group, tendency to disproportionate, decreases, decreases, because stability of, because stability of +5 oxidation state, stability of +5 oxidation state increases, sorry, +5 oxidation state decreases. Down the group, tendency to disproportionate decreases, decreases because stability of +5 oxidation state decreases. ठीक है बच्चों, समझ में आया? नीचे जाने के कारण +5 की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है ना बच्चों, नीचे जाने पर +5 के बजाय किसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है? +3 वाला, मतलब ये तो दिखती नहीं है, तो अभी ये तो कैसे आगे डिस्प्रोपोर्शनेट होगा? समझ में आई बात बच्चों? समझ में आती है क्या? बोलो आयुषी मोदी, समझ में आई? हाँ भैया। अच्छा अब एक चीज बताओ, एक बात बताओ, जैसे देखो बेटा, मेरे पास एक चीज सुनना, मेरे पास जैसे ये BiF3, BiF5, SbCl3, SbCl5, अगर मैं पूछूं कि इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है, ठीक है? तो कोवेलेंट कैरेक्टर बच्चों याद रखो, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, है ना? देखो बच्चों, यहाँ +3 है, यहाँ +5 है, +3 +5, ये कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा ना? आप लोगों ने इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया, कुछ समझ में आ रहा है? ये हमने एक्सप्लेन किया बच्चों किस बेसिस पे बताओ? पजांस रूल। जितना ज्यादा केटाइन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा केटाइन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतना ही ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पोलराइज करने की कोशिश करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। देखो पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है तो साइज केटाइन का छोटा हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ना? और एनायन का साइज मान लो ये है, ठीक है? तो लास्ट ईयर आप लोगों को 11th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है पजांस रूल, ठीक है? तो क्या करोगे, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आप अपनी ओर खींच लेंगे, खींच लेंगे, खींचने पर देखो बच्चों क्या होगा, इस तरह से बीच में आ जाएगा मामला, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? बिस्मथ का कौन सा कंपाउंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में नोन है बच्चों, बताओ? बिस्मथ का कौन सा कंपाउंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में नोन है? BiF5, यस, ठीक है, BiF5 है बच्चों, +5 स्टेट में BiF5 नोन है ना? ठीक है भाई, चलिए अब आओ बच्चों, हेडिंग डालो, हेडिंग डालिए, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस,
ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ये ऑक्सी एसिड जानते हैं क्या बच्चों? ये ऑक्सी एसिड जानते हैं क्या आप लोग? ऑक्सी एसिड का मतलब जानते हो आप? बोलो। हाइड्रोक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, उनको ऑक्सी एसिड बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बेटा, फॉस्फोरस के जो ऑक्सी एसिड्स है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब नीट या आईआईटी जेई देंगे, पक्का इससे क्वेश्चन आएगा। आप जब नीट और जेई देंगे, इससे पक्का क्वेश्चन आपको मिलेगा, कंफर्म है। आप लिख लीजिए आराम से, पक्का आएगा। तो देखिए बच्चों, ऑक्सी एसिड्स की बात करते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स लिखाता हूं पहले मैं। देखिए बच्चों सुनो। सबसे पहला, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, वो है sp3। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस वो है sp3। लिखिए। देखो बच्चों, एक बात आपको दिमाग में फिर फिट कर देता हूं। देखो, देखिए, आपका फॉस्फोरस, सल्फर और किसी भी हेलोजन के ऑक्सी एसिड है ना, उनमें उनकी हाइब्रिड स्टेट sp3 आएगी। फॉस्फोरस की, सल्फर की, किसी हेलोजन की हमेशा sp3 आएगी। लेकिन अगर बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ठीक है ना, तो इनके आपके ऑक्सी एसिड की हाइब्रिड स्टेट sp2 आएगी। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन अगर हैं तो sp2 आएगी, ठीक है। और अगर आपके पास सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, या कोई हेलोजन है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हमेशा sp3 आएगी। ये एक आप थंब रूल बना लीजिए, थंब रूल बना लो एकदम अच्छे से। हाँ बेटा, तो हमने क्या लिखा, हाइब्रिड स्टेट ऑफ sp3। अब मुझे बताओ बच्चों, जब sp3 का मतलब ये हुआ कि आपने एक s और एक p, 3p तो यूज ले लिए, है ना। sp3 में तो यही हुआ ना, sp3 में तो यही हुआ ना। तो बताओ, जो पाई बॉन्ड है फिर वो किससे बनेगा? फिर वो पाई बॉन्ड इसके p से तो बना नहीं, पाई बॉन्ड तो इसके d से बनेगा, है ना। तो पाई बॉन्ड जब इसके d से बनेगा, तो ये तो कंफर्म हो गया कि अगर मैं आपसे बोलूं टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग, बोलो बच्चों क्या होगी? पी पाई डी पाई होगी बच्चों, टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग पी पाई डी पाई। ये समझ में आया बच्चों? पी पाई नहीं होगी, होगी तो पी पाई डी पाई होगी, ठीक है। आगे लिखिए बच्चों, आगे लिखो। each phosphorus has one p double bond O and at least one POH bond. Each phosphorus has one p double bond, very important। हर फॉस्फोरस पर एक ही p डबल बॉन्ड होगा, एक से ज्यादा नहीं आएगा। हर फॉस्फोरस पर एक ही p डबल बॉन्ड होगा। अगर इससे ज्यादा आए ना बच्चों, तो या तो वो आपका पॉलीमर बनेगा, है ना, पॉलीमर बन जाएगा फिर, लेकिन एक से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है बच्चों, बोलो। अरे बोलो रे प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे लिख लीजिए बच्चों। इफ देर इज मोर देन, इफ देर इज मोर देन वन p डबल बॉन्ड O, if there is more than one p double bond O, then monomeric structure, then monomeric structure is not possible, is not possible
is not possible, and there will be polymeric structure, and there will be polymeric structure. There will be polymeric structure. Okay? अब देखो बच्चों सुनो, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस आपकी लेस देन और इक्वल टू 3 है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस 3 और लेस देन 3 है तो इसके लिए यूज करेंगे अपन अस, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस ग्रेटर देन 3 है इसके लिए यूज करेंगे इक। आप चाहो तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट आप सीधा लगा ही सकते हो, ग्रुप 15 के लिए कर सकते हो। आपको याद है क्या बच्चों, हमने हेलोजन में भी कुछ ऐसे ही बोला था क्या? हेलोजन में भी कुछ ऐसे ही बोला था क्या? ये सेम कॉन्सेप्ट बोला था, लेकिन सल्फर वाले में क्या बोला था? सल्फर वाले में यहाँ 3 की बजाय क्या बोला था? 4 बोला था, याद बोला था क्या? तो हेलोजन और नाइट्रोजन में तो एक ही बात है, लेकिन सल्फर वाली में 4 थी, याद कीजिए, ऐसा बोला है हम लोगों ने, बोला है ना बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, हाइपो कब लगाएंगे, मेटा कब लगाएंगे, एंड पायरो कब लगाएंगे? हाइपो लगेगा देखो, मॉलिक्यूल में से एक ऑक्सीजन हटा दोगे तो, ठीक है। मेटा कब लगेगा, जब मॉलिक्यूल में से एक वाटर का मॉलिक्यूल हटा दोगे, है ना। और पायरो कब लगेगा, जब 2 मॉलिक्यूल लेकर एक वाटर का मॉलिक्यूल हटा। ये बच्चों याद कर लो क्योंकि काम आएगा आपके, ये याद कर लो बच्चों, काम आएगा, काफी काम आएगा यहाँ तो। यहाँ तक कोई डाउट, किसी पॉइंट में कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों? विनम्र जोशी, गुड। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान रखना, आपकी ऑनलाइन क्लास 1 तारीख से नहीं 2 तारीख से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आई थिंक पहले मैं 1 से कर रहा था, शायद फिजिक्स वाले सर 1 को नहीं कर रहे, तो फिर वही लफड़ा हो जाएगा, बच्चे को आने जाने में बहुत दिक्कत होगी, तो 2 तारीख से स्टार्ट करेंगे तो, ठीक है ना। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, आपकी क्लास स्टार्ट होगी 5:10 to 6:15 या 6:20 तक चलेगी। जगह मैंने आपको बता दी, एवीएम आदर्श विद्या मंदिर स्कूल कैंपस। बायो फर्स्ट से है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि मैं पहले फर्स्ट से कर रहा था, लेकिन शायद प्रेम सर आपके नहीं कर रहे, प्रेम सर शायद 2 से कर रहे हैं। हाँ भैया, चलिए अब अपन 1 by 1 ऑक्सी एसिड्स लेते हैं। देखो बच्चों, तो देखिए बच्चों सुनिए, सबसे पहला मैं लेता हूं नंबर 1 H3PO3। H3PO3, आप बताओ बच्चों, H3PO3 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ, चलो फटाफट। H3PO3 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो। हाँ वेरी गुड, +3 आ रहा है। देखो 3 हाइड्रोजन है, 3 × 1, फॉस्फोरस का 3 ऑक्सीजन -6, तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो बच्चों अगर x की वैल्यू 3 आ गई, तो अब मुझे एक चीज समझाइए, ये अस है या इक है? ये अस है या इक है? ये अस है। तो ये फॉस्फोरस एसिड है या फॉस्फोरिक एसिड है, बताओ।
ये फॉस्फोरस एसिड है या फॉस्फोरिक एसिड है? फॉस्फोरस है। ओके, अब देखो बच्चों, ठीक है, इसका जो नेम है वो ये है बच्चों, फॉस्फोरस एसिड। इसी का एक नाम और होता है बच्चों, फॉस्फोनिक एसिड। ध्यान रखना मैंने क्या लिखा है, फॉस्फोनिक, PHONIC, फॉस्फोनिक एसिड। ठीक है, अब देखो बच्चों इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, तो मुझे बताओ बच्चों, एक फॉस्फोरस पर कितने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनानी है? एक फॉस्फोरस पर कितने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनानी है? एक ही बनानी है, एक बना दो। अब टोटल इसमें ऑक्सीजन कितनी है? टोटल इसमें ऑक्सीजन कितनी है? टोटल कितनी ऑक्सीजन है? 3 है। 3 में से 1 तो यहाँ काम आ गई, 3 में से 1 तो काम आ गई, तो अब बची हुई 2 है बच्चों। इन दोनों को OH बना दो, इन दोनों को मैंने बना दिया OH। अब बच्चों सिर्फ एक हाइड्रोजन बच रहा है, उस हाइड्रोजन को यहाँ जोड़, ये जोड़ दिए क्या? जोड़ दिए क्या? बोलो बच्चों, जोड़ दिए क्या? अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं पूछूं कि इस एसिड की बेसिसिटी बताओ, ये एसिड कितने H दे सकता है? ये एसिड कितने H दे सकता है? देखो बच्चों, एक ये दे सकता है और एक ये दे सकता है, ये दो ही तो H प्लस दे सकता है ना, दो ही तो दे सकता है बच्चों, दे सकता है। ये H नहीं निकलेगा, ये H प्लस की फॉर्म में कतई बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा बच्चों बताओ? क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि हाइड्रोजन एंड फास्फोरस दोनों की है तो ऑलमोस्ट इक्वल है, 2.1 है कि नहीं है? दोनों की इक्वल है कि नहीं है? है क्या? ये बात समझ में आ गई? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक, आगे बच्चों। ओके, अब देखो बच्चों सुनो, ये मेरे पास था H3PO3, ये मेरे पास है S3PO2। ठीक है, आप बताओ बच्चों, जब मैं यहां से यहां गया, जब मैं यहां से यहां गया तो ये वाला आ गया मेरे पास। ठीक है, सबसे पहले तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। देखो कैसे, क्या करोगे, 3 हाइड्रोजन, 3 इंटू 1 फॉस्फोरस का X, 2 ऑक्सीजन, -4, X की वैल्यू आ गई +1। ये +1 3 से छोटी है या बड़ी है? +1 तो 3 से स्मॉल ही होता है, स्मॉलर देन +3 है, +3 या +3 से छोटा तो हम हमेशा अस ही लगाएंगे। अब अस के साथ हमें एक और यूज करना पड़ेगा बच्चों, बताओ। जब एक मॉलिक्यूल में से मैंने ऑक्सीजन हटा दी, अभी मैंने आपको ऊपर क्या लिखा है, देखो हाइपो लिखा है, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या हो जाएगा? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। गॉट इट? देखो बच्चों, को फॉस्फोनिक था और इसका नाम हो जाता है फॉस्फिनिक एसिड, है ना? वो ओनिक है, ONIC, ये इनिक है। ये दोनों नाम बच्चों नीट में पूछे जा चुके हैं, ये दोनों नाम नीट में पूछे जा चुके हैं, फॉस्फोनिक एंड फॉस्फिनिक, है ना? फॉस्फोनिक एंड फॉस्फिनिक। अब देखो बच्चों, अपन इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, अपन इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ, बताओ एक फॉस्फोरस पे कितने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ेगी? एक फॉस्फोरस पे कितने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ेगी? एक जुड़ेगी, जोड़ दो। अब एक ही ऑक्सीजन रिमेनिंग है, तो एक OH हो गया, ये हो गया बच्चों, यही तो बनी फिर, और क्या बताओ? यही तो बनी, यही तो बनी, बोलो बच्चों। ठीक है, चलिए। अब देखो बच्चों, सुनो मेरी बात, इस एसिड की बेसिसिटी बताओ।
बताओ बच्चों, ये एक ही है, देखो एक ही होगी ना, यहाँ देखो बच्चों, समझ में आई बात? ये बात आप लोगों के भेजे में बैठी या नहीं बैठी? देखो बच्चों, ये दोनों हाइड्रोजन तो डायरेक्ट फॉस्फोरस अटैच है, नहीं निकलेगी H प्लस की फॉर्म में बाहर, एक ही निकलेगी। ओके, चलिए अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। देखो सुनो, ये कौन सा एसिड है बच्चों? फॉस्फोरस एसिड है? देखो बच्चों, मैंने इसके 2 मोल ले लिए, के 2 मोल लेकर मैंने यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया। 2 मोल लेके मैंने एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर डाला। जैसे ही मैंने वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव किया तो मुझे ये मिल गया, ये मिल गया। आ गया बच्चों? आ गया? चलिए, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया आप लोगों को? अब बच्चों एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं पूछूं कि इस एसिड का नाम क्या होगा, बताओ इस एसिड का नाम बताओ क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल लेके जब अपन एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं तो क्या होता है? क्या लगाते हैं? पायरो। वेरी गुड कनिका मदान, तो ये होगा पायरोफॉस्फोरस एसिड। पायरो की जगह एक और भी लगा सकते हैं क्या अपन? डाई। पायरो की जगह अपन डाई भी लगा सकते हैं क्या? बोलो बच्चों। यस, ओके। अच्छा, पायरो की जगह डाई भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझाओ, मैंने आपसे क्या बोला? दुनिया में जितने भी पायरो एसिड्स होते हैं, दुनिया में जितने भी पायरो एसिड्स होते हैं, बीच में एक ऑक्सीजन कंफर्म आती है। ऐसा कोई पायरो एसिड है क्या बच्चों जिसमें बीच में ऑक्सीजन नहीं आती? ऐसा कोई पायरो एसिड है क्या? हाँ, वेरी गुड। आप याद करो बच्चों, अभी पढ़ाया था मैंने आपको एक सल्फर में पायरोसल्फ्यूरस एसिड H2S2O5, है ना? H2S2O5 एक ऐसा एसिड है, इस पूरी दुनिया में एक पायरो एसिड है जिसमें बीच में ऑक्सीजन नहीं होती है बच्चों, ठीक है ना? समझ में आता है? चलो बच्चों, ओके। अब बच्चों, इसका फॉर्मूला लिख के बताओ मुझे, कंडेंस करके। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना, जल्दी से बताओ। चलो, इस पूरे का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना, जल्दी से बताओ। हाँ, वेरी गुड। देखो, H4PO5, ये मिला? मिला बच्चों? अब चलिए, अब मुझे बताओ बच्चों, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, 4 हाइड्रोजन है 4 into 1, 2 फॉस्फोरस है 2x, 5 ऑक्सीजन है -10। x की वैल्यू बोलो बच्चों, 3 आ गई? 3 आ गई? 3 है तो 80 लगेगा, हमने 80 लगाया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बच्चों बताओ, बेसिसिटी इसकी कितनी होगी? कितने एच देने लायक लग रहा है आप लोगों को? ये कुछ दिख रहा है क्या आप लोगों को, बताओ? ये देखो बच्चों, ये 2 दे सकते हैं, एक यहां से, 2 दे सकते हैं ना? समझ में आया? देखो बच्चों, आप इसको ऐसे समझो, रट्टा मारने की बजाय इसको समझने की कोशिश करो। देखो, 5 ऑक्सीजन है ना, 5 ऑक्सीजन है और 2 फॉस्फोरस है। 5 ऑक्सीजन एंड 2 फॉस्फोरस, तो 2 तो पी डबल बॉन्ड ओ पे चले गए, 2 तो पी डबल बॉन्ड ओ पे चले गए, एक बीच में आ गई। तो अब आपके पास ओ एच की बची कितनी? 2 ही तो बची हुई है, ओ एच 2 ही तो आए हैं फिर, है ना? आइए बच्चों, चलिए अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलें बच्चों, नेक्स्ट ले लो।
हाँ जी बच्चों, अब देखिए बेटा मेरे को बताइए, H3PO4, H3PO4 में जल्दी से बता दो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फटाफट बताओ चलो, जल्दी से बोलो बच्चों, क्या आ रही है? +5 आ रही है क्या? वेरी गुड। देखो 3 हाइड्रोजन 3 into 1 फॉस्फोरस X, 4 ऑक्सीजन -8, X की वैल्यू +5 आ रही है ना? आ रही है बच्चों? +5 है तो अस होगा या इक होगा? चलो जल्दी से बोलो, अस होगा या इक होगा? इक होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बच्चों फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे, बोलेंगे बच्चों फॉस्फोरिक एसिड। ओके, अब अपन इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों। ये स्ट्रक्चर बनाई, स्ट्रक्चर में देखो हमें पी के साथ कितने ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से ऐड करना है? एक को ऐड करना है। तो अभी भी पीछे 3 ऑक्सीजन बची हुई है, तो ये 3OH लग जाएंगे, लग जाएंगे, लग जाएंगे बच्चों 3OH। बोलो लग जाएंगे क्या? लग गए बच्चों? अच्छा अब बताओ, अगर मैं आपसे इसकी बेसिसिटी पूछूं तो कितनी आएगी? 3 आ जाएगी? आगे बच्चों मेरे हिसाब से आसान आसान सी बातें हैं, हो रही है आराम से, हो रही है ना बच्चों? अच्छा बच्चों, एक एसिड के एनाइन के लिए अपन क्या लगाते हैं? एक एसिड के एनाइन के लिए अपन क्या लगाते हैं? 8 या 8 लगाते हैं। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी ना, बताई थी ना? ठीक है, ये मैंने निकाल दिया बच्चों, ठीक है, निकाल दिया, तो मेरे पास ये आ गया। ये आ गया मेरे पास, आ गया। अब एक चीज समझाइए मुझे, देखो बच्चों 2 मॉलिक्यूल्स लेके वाटर निकाला, आप बता दो यार, इतना आसान सा मामला है, क्या लगाऊंगा? वेरी गुड लावण्य जग्गा, 2 मॉलिक्यूल लेके मैंने एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाला तो क्या लगाऊंगा? पायरो। ये क्या हो जाएगा? पायरोफॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा, पायरोफॉस्फोरिक। ओके, पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला ये बन जाएगा बच्चों, बताओ H4P2O7 बन जाएगा, H4P2O7 बन जाएगा क्या? बोलो। मैं देखो अगर आप फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहो तो क्या होगा? 4 into 1 2 फॉस्फोरस 2x -14, तो x की वैल्यू आ गई क्या? हाँ भैया, तो ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड समझ में आ गया? पायरोफॉस्फोरिक एसिड समझ में आ गया बच्चों? आप बताओ बच्चों, पायरोफॉस्फोरिक एसिड के एनाइन को क्या बोलेंगे?
पायरोफॉस्फरिक एसिड के एनाइन को क्या बोलेंगे? पायरोफॉस्फेट बोलेंगे। बोलेंगे क्या? पायरोफॉस्फरिक एसिड के एनाइन को पायरोफॉस्फेट बोलेंगे। ओके ठीक है। चलो बच्चों अब ये बताओ, अब देखो बच्चों ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड था, मैंने इसमें से एक ऑक्सीजन हटा दिया, मैंने अब इसमें से एक ऑक्सीजन हटा दिया, तो अब मैं क्या लगाऊंगा? मॉलिक्यूल में से एक ऑक्सीजन हटाने के बाद अपन क्या लगाते हैं बच्चों बताओ? हाइपो लगेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो गया हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। हो गया। अब देखो बच्चों इसकी स्ट्रक्चर में सिर्फ ये बीच वाली ऑक्सीजन उड़ जाएगी, ये बीच वाली उड़ा दो, स्ट्रक्चर ये बन जाएगी। देखो हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों, समझ में आया? अब देखो बच्चों ये जो H4P2O6 है ना, H4P2O6 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। 4 हाइड्रोजन, 2 फॉस्फोरस, 6 ऑक्सीजन। तो X की वैल्यू कितनी आ गई बोलो बच्चों? 4 आ गई है। X की वैल्यू 4 आ गई। आगे बच्चों, अच्छा इस एसिड की बेसिसिटी बता दो, चलो जल्दी से इस एसिड की बेसिसिटी बता दो। 4 बोलो, फटाफट बोलो। 4 आ गई, 4 आ गई। आया समझ में? आया समझ में बच्चों? देखो बच्चों एसिड की स्ट्रक्चर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। प्रज्ञा फ्लोदिया हाइपोपायरोफॉस्फोरिक एसिड नहीं होगा, एट ए टाइम एक ही प्रीफिक्स लगाएंगे आप, एट ए टाइम एक ही प्रीफिक्स लगाएंगे। हो गया बच्चों? चलिए अब देखो बच्चों सुनो, ये बच्चों ये सारे एसिड क्लास 11 में भी पढ़ाए गए थे, आपको याद है क्या? क्लास 11th में भी आपको ये एसिड पढ़ाई गई थी। H3PO4 रिडॉक्स रिएक्शन में मैंने सारा बता रखा, आप कॉपी उठा के देखना। -H2O, तो यहां से देखो बच्चों ये मिल जाएगा HPO3। आप बताओ, मैंने H3PO4 में से मैंने वाटर हटा दिया, ये मिला मुझे, इसका नाम क्या देंगे बताओ? HPO3 का इसका नाम देंगे मेटाफॉस्फोरिक एसिड। गॉट इट? ठीक है। अब मेटाफॉस्फोरिक एसिड में अगर मैं इनकी स्ट्रक्चर की बात करूं, मेटाफॉस्फोरिक एसिड में मैं अगर स्ट्रक्चर की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, तो हाइड्रोजन 1, फॉस्फोरस X, 3 ऑक्सीजन -6, X की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। आ गई क्या? आगे बच्चों अब देखो, अगर मैं एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर देखूं तो ये बननी चाहिए फिर, लेकिन ये मिलेगी नहीं आपको। मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने क्या बोला था? एक फॉस्फोरस पे एक ही डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिलेगा, एक से ज्यादा तो मिलेंगे नहीं। नहीं मिलेंगे ना, नहीं मिलेंगे ना। तो अगर एक से ज्यादा मिल रहे हैं तो फिर वो या तो किस स्ट्रक्चर में चला जाएगा? पॉलीमेरिक चला जाएगा क्या? पॉलीमेरिक में क्या होगा? ये एक बॉन्ड टूट जाएगा और वो दोनों साइड से अटैच होना शुरू हो जाएगा। समझ में आएगा? तो देखो बच्चों इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, रियल स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर में देखो बेटा ये होगा पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये इस तरह से ब्रेक होगा और ऐसे कनेक्ट होता जाएगा इस तरह से। ठीक है ना? तो ये इसकी कौन सी स्ट्रक्चर बन गई? देखो इसको बोलते हैं बच्चों पॉली
मेटा फॉस्फोरिक एसिड, पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसकी एक स्ट्रक्चर तो ये मिलती है, एक ये भी मिलती है, देखो बच्चों, ऑल्टरनेट फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन दिख रहा है, ये ऑल्टरनेट बनाया मैंने, देखो पी ओ पी ओ पी ओ, फिर एक फॉस्फोरस मैंने ये लगा दिया डबल बॉन्ड ओ ओ एच, डबल बॉन्ड ओ ओ एच, डबल बॉन्ड ओ ओ एच लगा दिया। तो ये अगर आप देखो तो बच्चों ये वाली स्ट्रक्चर है HPO3 की होल थ्राइस, HPO3 की होल थ्राइस, है ना। एग्जैक्टली देखो बच्चों इसमें क्या हो रहा है, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलेंगे अपन साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। बोलो बच्चों इसको साइक्लो क्यों बोला, बताओ, इसको साइक्लो क्यों बोला बताओ। रिंग दिख रही है आप लोगों को, ये रिंग की फॉर्म में चेक करो। अच्छा इसको ट्राई क्यों बोला, ट्राई, ट्राई क्यों बोला बच्चों, समझ में आया। देखो 3 मॉलिक्यूल है, ध्यान दीजिए, इसमें टोटल 3 मॉलिक्यूल्स हैं, दिख रहे हैं आप लोगों को। हाँ भैया, चलिए अब बच्चों एक चीज समझाओ मुझे, क्या आपको फास्फोरस के ऑक्सी एसिड समझ में आए, क्या आपको फास्फोरस के ऑक्सी एसिड समझ में आ गए, स्ट्रक्चर बना लेंगे आप, गलत तो नहीं करेंगे। अरे स्ट्रक्चर बना लेंगे ना, बोलो बच्चों, पक्का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब बात को अपन थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों H3PO2, H3PO3, H3PO4, ये है बच्चों H3PO2, H3PO3, H3PO4, समझने की बात है। आप देखो बच्चों इनकी बेसिसिटी जो थी ना वो कितनी है, वो 1 2 एंड 3, है ना। इनकी बेसिसिटी बच्चों ये है, देखो आप ध्यान दीजिए, इनकी बेसिसिटी ये है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं लेकिन है एक ही, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं लेकिन 2, यहाँ 3 के 3 है। देखो आप इनको 3 को ऐसे याद रख सकते हो, जितनी ऑक्सीजन है ना उससे एक कम बोल दो, जितनी ऑक्सीजन है ना उससे एक कम बोल दो, क्योंकि देखो एक तो चली जाएगी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में, फिर बाकी जितनी होगी वो OH बनाएगी, बनाएगी कि नहीं बनाएगी, अरे बनाएगी ना। समझ में आई क्या बात, समझ में आई, बोलो। एक बात बताओ, हर कोई देखो, आपको इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट पता होगी ना, इसकी +1 आई थी, +3 आई थी, इसकी +5 आई थी। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, हर कोई छोटा रहना चाहता है या छोटे से बड़ा होना चाहता है, बच्चों बताओ, हर कोई छोटा रहना चाहता है या बड़ा होना चाहता है, बोलो। अरे बड़ा होना चाहते हैं ना, हम लोग भी तो चाह ही रहे हैं। तो अब देखिए बच्चों, ये जैसे +1 वाला चाहेगा कि मैं +5 जैसा बनूं, +3 वाला भी चाहेगा कि मैं +5 जैसा बनूं, है ना। तो अब देखो बच्चों सुनना ढंग से, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, H3PO2 ये चाह रहा है कि मैं H3PO4 जैसा बन जाऊं, H3PO2 चाहता है कि मैं H3PO4 जैसा बन जाऊं, तो कितनी ऑक्सीजन इसको और चाहिए बच्चों बताओ, H3PO2 को H3PO4 में कन्वर्ट करने के लिए कितनी ऑक्सीजन और चाहिए, 2। तो वो जो 2 ऑक्सीजन है ना वो आप 2 वाटर के मॉलिक्यूल से ला सकते हो, किससे ला सकते हो, 2 मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर हमारे लिए सबसे इजीली अवेलेबल है। तो ये दोनों ऑक्सीजन इसने इसको दे दी, जैसी दी तो पीछे क्या बच गई, 4 मोल्स ऑफ नेसेंट,
जनरेट होगी क्या? 4 मोल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट होगी। अब H3PO3 को H3PO4 में जाना है, तो इसको सिर्फ कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है बताओ? इसको सिर्फ कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है? सिर्फ एक ही है ना, तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल काम आएंगे? कितने वाटर के मॉलिक्यूल? एक ही काम आएगा। हो गया? हो गया बच्चों? समझ में आया? अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इनकी जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है H3PO2, H3PO3, H3PO4, बताओ बच्चों किसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ सबसे अच्छी है? किसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ सबसे अच्छी है? H3PO2, H3PO3, H3PO4, बोलो। देखो बेटा, H3PO2 की सबसे अच्छी, ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन दे रहा है आपको, ध्यान दीजिए, दिख रहा है? इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में पूछते हैं। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये एग्जाम में पूछते हैं बच्चों, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आया? समझ में आया? अब देखो बच्चों सुनो, नोट कर लिया? यहां तक नोट कर लिया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है क्या कि ये छोटे से बड़ा होना चाहेगा, अस से इक में जाना चाहेगा, अस एसिड से इक एसिड में। क्लियर है सबको? सबको क्लियर? ठीक है। अब देखो बच्चों एक बात सुनो, जैसे मेरे पास है बच्चों ये H3PO3 है, इसने 1 मोल वाटर से रिएक्ट किया और इसने बना दिया H3PO4, 2 मोल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन बना दिया। ये जो 2 मोल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन है वो 2 मोल्स ऑफ AgNO3 से रिएक्ट कर जाएंगे। 2 से करेगा, क्या बन जाएगा देखो, समझ आ रहा है? ये मिल गया 2 moles of Ag, 2 moles of HNO3, 2 moles of Ag and 2 moles of HNO3। तो देखो फाइनली इक्वेशन आई, H3PO3 plus H2O plus 2 moles of AgNO3, H3PO4, 2Ag, 2 moles of HNO3। तो आपने यहाँ क्या देखा बच्चों? कुछ देखा, समझ में आया? आपने क्या देखा बच्चों, समझ में आया? कि जो Ag यहाँ +1 स्टेट में था वो 0 में चला गया, जो Ag +1 स्टेट में था वो 0 में चला गया, यानी Ag का क्या हुआ, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ? रिडक्शन हुआ ना, रिडक्शन हुआ ना बच्चों? बात समझ में आई आप लोगों को? देखो आप ध्यान दो बच्चों, ये 2 एसिड आपने देखे हैं अभी, फिर ये देखा आपने, एंड लास्ट में ये देखा। अब समझना इस बात को, देखो जिन एसिड्स में हाइड्रोजन डायरेक्टली फॉस्फोरस, जिन एसिड में हाइड्रोजन डायरेक्टली फॉस्फोरस है ना, वो आपके क्या कर सकते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट होते हैं इक एसिड में, और साथ में क्या रिलीज कर रहे हैं, इक एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, साथ में क्या रिलीज कर रहे हैं, नेसेंट हाइड्रोजन कर रहे हैं। तो नेसेंट हाइड्रोजन कर रहे हैं तो क्या वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकते हैं? क्या वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकते हैं क्या, बोलो बच्चों? तो लिखो बच्चों, देखिए
क्या हो गया? अरे मैंने ये बोला ये अस एसिड है, अस एसिड में देखो ये और ये, इसमें हाइड्रोजन फॉस्फोरस से डायरेक्टली अटैच है, तो ये इसमें कन्वर्ट होना चाहेंगे, तो ये वाटर से रिएक्ट करेंगे तो वैसे हाइड्रोजन बना देंगे ना। ये हाइपोफॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस, ये एक एसिड में गए। तो लिखिए बच्चों, लिखिए ऑल अस एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ऑल अस एसिड ऑफ फॉस्फोरस, आप समझ गए OUS वाला, all us acid of phosphorus in which hydrogen is directly attached with phosphorus can act as a reducing agent, in the presence of moisture contained, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई क्या? देखो मॉइस्चर कंटेंट की प्रेजेंस में इनहेरेंट हाइड्रोजन दे रहे हैं आप लोगों को, ये बात समझ में आ गई? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कुछ बताऊं फॉस्फोरस का मोस्ट कॉमन ऑक्सी एसिड कौन सा, बताओ चलो, फॉस्फोरस का मोस्ट कॉमन ऑक्सी एसिड बताओ चलो। H3PO4, वेरी गुड। जिसके नाम में इक लगा होना वो होता है, उसके नाम में इक लगा होना वो होता है। हाँ अब देखो बच्चों सुनो, लास्ट पॉइंट देख लीजिए, देखो समझो, मेरे पास ये H3PO2 है, तो मैंने हीट किया, ये +1 वाला है बच्चों, +1 वाला बच्चों बीच वाली ऑक्सीडेट है, बीच वाली है ना, -3 और +5, तो ये क्या करेगा, ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन दिखाएगा। देखो बच्चों कैसे, ये मोस्ट कॉमन चला गया H3PO4 एंड PH3, इसमें चला गया मोस्ट कॉमन, इसमें चला गया। अब देखो बच्चों इसमें क्या आया, इसमें आया +5 -3, +1 से +5 ये तो हुआ इसका ऑक्सीडेशन, +1 से -3 ये क्या हुआ इसका रिडक्शन, हुआ कि नहीं हुआ? ये बात समझ में आई क्या? अरे समझ में आई, रिडक्शन ऑक्सीडेशन समझ में आया क्या, बोलो। अब देखो बैलेंस करो बच्चों, इधर 4 ऑक्सीजन इधर 2, इसके आगे 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। देखो 2 लगाती बैलेंस हो गया क्या, हो गया। चलिए ये बताओ बच्चों, H3PO3 है, इसको हीट करना है, क्या मिलेगा H3PO3 को हीट करने पर? ये +3 वाला है, +3 वाला भी +5 में ही जाएगा, साथ में ये मिला। अब देखो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इधर 3 ऑक्सीजन इधर 4 ऑक्सीजन, दोनों को क्या करना पड़ेगा फिर आपको, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस 4 को इससे कर दो और 3 को इससे कर दो, हो गया मामला सेट, हो गया। और ये देखो बैलेंस है आपकी इक्वेशन, +3 से +5 एंड -3, +3 से +5 क्या हो गई ऑक्सीडेशन, एंड +3 से -3 ये क्या हो गई रिडक्शन। ये दोनों कौन सी रिएक्शन है बच्चों बताओ, ये जो मैंने दोनों रिएक्शन बताई ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों बताओ, कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है ये दोनों की दोनों डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है ये, आई बच्चों समझ में, बोलो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है।
क्लियर क्या? चलिए एक मैं होमवर्क देता हूं, आप मुझे ये बताओगे बच्चों, H3PO2, H3PO3, H3PO4, इनके एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर बतानी है आपको, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताएंगे आप, ठीक है? तो बच्चों अपन बाकी करते हैं कल, ठीक है? बाकी करते हैं कल। हाँ ज्ञानंद सागला आप बेटा दे देंगे आपको, ठीक है ना? इसमें आप बताइएगा मुझे। रोहित व्यास सोच के बेटा, कुछ अलग है तभी पूछा है। चलिए ठीक है बच्चों।